करने आता है, आप उन्हें सीधे डिनाई कर दें, मना कर दें कि भाई साहब जब तक हमारा एनसीएल से विस्थापन की नीति तय नहीं होगी, विस्थापन का प्रकार तय नहीं होगा, तब तक हम नापी नहीं कराएंगे। एनसीएल वाले पैसा ले लेकर नापी कराए हैं तो वो अपना कोर्ट में एफिडेविट बनाएं और विजिलेंस डिपार्टमेंट में जांच के लिए दें कि कितना कितना पैसा लोगों ने दिया है नापी कराने के लिए और कितना एनसीएल के कर्मचारियों ने पैसा उनसे लिया है। यह बहुत बड़ा जांच का प्रश्न है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोलफुल पोस्ट देख रहे हैं। और इस समय जो है सिंगरौली ज़िले में एक मोरवा है और आपको बता दें मोरवा को हर आदमी जानता है क्योंकि यहाँ पर सिंगरौली का रेलवे स्टेशन है और कोल्स माइंस जो है बहुत बड़े बड़े कोल्स माइंस हैं। लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन होना है, विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन होना है, जिसको लेकर चर्चाएँ जोरों पर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेच हैं विस्थापन को लेकर और कई सारे मुद्दे हैं। तो आइए सीधे जुड़ेंगे, हम राजेश सिंह हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कल जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या चर्चा हुई थी। पहले तो आपको बता दें कि कल मीटिंग में जो था मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो है सामने निकल के नहीं आ पाई। लेकिन चर्चाएं में जो चर्चा हुई थी मीटिंग के दौरान उसमें क्या क्या बोला गया था, किन मुद्दों पर बात हुआ था, आइए सीधे जुड़ेंगे राजेश सिंह के साथ में और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मीटिंग में ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जो जनता के हित में है और नहीं भी हैं। तो पहले तो आप बताइए क्या क्या जो मेन जो बात था, क्या क्या था? मुख्य मुद्दा यह है कि जितनी भी मेहनत आज तक हम लोगों के मंच के द्वारा एनसीएल को अपने फेवर में लेकर किया गया, वह सारी बातों से एनसीएल मुकर गया। एनसीएल यहाँ के विस्थापन के लिए जो भी रणनीति बनाना चाह रहा है वह रणनीति कहीं न कहीं यहाँ की जनता के हित में नहीं है। एनसीएल का प्रथम मुद्दा जो इन्होंने कहा था कि हम बसाहट के लिए एक खूबसूरत कॉलोनी देंगे जो एक ऑल ओवर इंडिया में नज़ीर पेश करेंगे कि हम एक अच्छी बसाहट कर रहे हैं, एनसीएल उससे मुकर गया। एनसीएल ने क्लियर कह दिया कि हम 25 लाख जो आपकी डिमांड थी उसके बदले सिर्फ 15 लाख दे पाएंगे, जिस पर सभी मंचों ने विरोध पहले भी किया था और कल भी किया। और कल पुरजोर तरीके से हम लोगों ने विरोध किया कि हमें 25 लाख के नीचे मान्य नहीं है। और जब विस्थापन के नई कॉलोनी की बात हुई तो उन्होंने कहा हम सिर्फ 15 लाख रुपए या 40 बाई 60 का प्लॉट ले ले, जो उसका एलिजिबल है उसको हम प्लॉट दे देंगे। और तीसरा सबसे बड़ा समस्या, एनसीएल ने जो बातों को अपने ही बदल दिया कि जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में अगर 4 लोग हैं और 2 व्यक्ति का आधार कार्ड अगर पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया और या तो नौकरी करने बाहर चला गया, लेकिन वो यहीं का रहवासी है और उसकी मान्यता यहीं की है और वो जो भी ज़मीन विभाजन होगा उसमें वह हिस्सेदार है, तो उसे भी 15 लाख रुपए मिलना चाहिए। लेकिन उससे एनसीएल उस फायदे से उसको वंचित कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोरवा के लोग जो है विस्थापन को लेकर कई सारे सपने सजो के बैठे हुए हैं और सीधे सीधे जो है पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। बात विस्थापन की है 25 से 15 लाख और जो कॉलोनियाँ बना के देने की बात हुई थी अब सिर्फ प्लाट पर ही सीमित हो गया है। तो बहुत बड़े बड़े पेच हैं। इन पेचों से जो है आज जो है रूबरू हो रहे हैं हम राजेश सिंह के साथ में और जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो वहाँ पे बातें हुई थी वो पब्लिक तक पहुँचे और कैसे पहुँचेगा वो आप भी सुनिए और जानिए। और आने वाले जो समय में है इस पे सारे मंच एक होंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि उनसे जो भी बातें हैं मंच पर साझा हो। आइए पहले तो जुड़ते हैं, जानने का प्रयास भी करेंगे कि उस मीटिंग में और क्या क्या बातें हुई थी। और इस मीटिंग में जाने के पहले एक नोटिस भी जारी हुई थी जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। मीटिंग के बाद उसको संज्ञान में लिया गया। एक पत्र जारी हुआ है, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पुनर्वास के लिए एनसीएल एक फंड जो है डिमांड कर रहा है। जो भी एनसीएल कोयला बेचता है लगभग उसका 150 मिलियन टन प्रोडक्शन है एनसीएल का, जिसमें 300 रुपया प्रति टन एनसीएल कोयला का पैसा जो है बढ़ाने की फिराक में है। तो जिसके दिमाग में यह बातें थीं
कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एनसीएल हो सकता है विस्थापन से मुकर भी जाए अगर हम ज़्यादा पैसा मांगते हैं तो वह भ्रांति खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब एनसीएल जो है अपने कोयले के मूल्य को ही बढ़ा रहा है। तो ये कहने को भी एनसीएल को नहीं रह जाएगा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी है। 150 रुपया प्रति मिलियन टन, मतलब 1 मिलियन टन में 10 लाख टन होता है, और 300 रुपया प्रति टन इनका रेट बढ़ रहा है। आप यह लेटर देख लीजिए, मैं आपको 1 मई 2025 से मैं कैमरे में दिखा दे रहा हूं, और मैं आपको दे भी दूंगा कि 1 मई 2025 से 300 रुपया प्रति टन पैसा एनसीएल का बढ़ रहा है। इसका नोटिस आ चुका, नोटिफिकेशन आ गया है। और 150 मिलियन टन का पैसा इतना ज़्यादा पैसा होगा कि मेरे ख्याल से अगर 2 साल का भी अपने प्रोडक्शन का ये पैसा बांटेंगे तो उससे बड़े आराम से यहाँ का विस्थापन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जनता को अपने फेवर में लेकर जिस तरह कूटनीतिक तरीके से यहाँ पे नापी की गई है, यह नापी पूरी तरह से अनलीगल है। हम लोगों का बार बार डिमांड था कि आप इंडेक्स जारी करिए, उसके बाद नापी करिए, लेकिन यहाँ की जनता भी इनके बरगलावे में आ गई। जनता का दोष नहीं है, चूँकि 50% लोग बाहर रहते हैं और यहाँ सब लोग व्यापारी हैं, और व्यापारी अपने व्यापार के अलावा किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहता है। वो व्यापारियों को लगा कि भाई सरकारी संस्था है, हमारे साथ न्याय करेगी, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जनता के साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है। अभी एक हाई कोर्ट का वीडियो चला था कि कलेक्टर साहब के ऊपर जुर्माना लगा, उसका हवाला देके ये हमारे आधी सुविधाओं को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि अब जो एक्ट में लिखा है उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिनको इन्होंने गौण कर दिया है, घुमा घुमा के ये एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। जो इनके फेवर की चीज़ है उसको यह एक्ट से कॉपी पेस्ट करके उठाते हैं, जो इनके फेवर का नहीं है, पब्लिक के फेवर का है, उसको ये डिनाई कर देते हैं। तो कुल मिला के अब मैं जनता से यही अपील करूँगा कि अभी तक जो गलतियाँ हुई उसको भुलाकर और नए जोश नए उमंग के साथ हम एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, और बिना आंदोलन के और बिना नापी रुकवाए एनसीएल को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जो भी एनसीएल का कर्मचारी अब हमारे वार्डों में नापी करने आता है, आप उन्हें सीधे डिनाई कर दें, मना कर दें कि भाई साहब जब तक हमारा एनसीएल से विस्थापन की नीति तय नहीं होगी, विस्थापन का प्रकार तय नहीं होगा, तब तक हम नापी नहीं कराएंगे। और जितने लोग नापी करा चुके हैं तो ये उनको भी पता है कि नापी में भ्रष्टाचार हुआ है। एनसीएल वाले पैसा लेकर नापी कराए हैं, तो वो अपना कोर्ट में एफिडेविट बनाएं और विजिलेंस डिपार्टमेंट में जांच के लिए दें कि कितना कितना पैसा लोगों ने दिया है नापी कराने के लिए, और कितना एनसीएल के कर्मचारियों ने पैसा उनसे लिया है। यह बहुत बड़ा जांच का प्रश्न है। और ये बार बार ड्रोन सर्वे की धमकी देते हैं, तो एक आरटीआई हर व्यक्ति को लगानी चाहिए कि क्या उड्डयन डिपार्टमेंट से ड्रोन सर्वे के दिन तक इनके पास कोई परमिशन था। इन्होंने अनलीगल तरीके से जीपीएस का इस्तेमाल करके हमारे गलत तरीके से जो है ड्रोन सर्वे भी किया है, उसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जब उसकी आप तह में जाएंगे ना तो वो सारे ड्रोन सर्वे गलत निकलेंगे, क्योंकि ये ड्रोन सर्वे में भी एडिट किए हैं। जहां तक मुझे पता चला है ये बहुत सारे मकानों से उल जलूल पैसा लेने के नाम पे इनके कर्मचारियों ने ड्रोन सर्वे में भी एडिट किया है। तो यह भी एक जांच का प्रश्न है, और इसके लिए हमारा संगठन जल्द ही किसी बड़ी जांच एजेंसी में पत्र लिखेगा और इनके खिलाफ एक बड़ी इंक्वायरी करवाएगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी जो संशय बना हुआ था मोरवा की ज़मीन पे एग्रीमेंट पे जो घर बनाए हुए हैं, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? जो एग्रीमेंट पे घर बनाए हुए हैं, आप समझिए कि 8 सालों के पहले 8 साल हो गए कि यहाँ का जो है रजिस्ट्री रोक दिया गया। अब कोई भूस्वामी को अपने बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, उनकी ज़मीन बिक नहीं पा रही थी, तो उन्होंने लोगों को अपनी ज़मीनें किराए पर दिया और उस किराए से अपना जीवन यापन किया। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। अगर रजिस्ट्री सेक्शन 7 तक होती रहती तो शायद यह नौबत नहीं आती, लेकिन एक बार सेक्शन 4 लगाया गया, सेक्शन 6, 7 तक ये गए और फिर वह सेक्शन हटा दिया गया। पुनः
फिर जो है 1 साल बाद जो है सेक्शन 4 की शुरुआत हुई और सेक्शन 9 जो है 22 फरवरी में जाके लगा। अब आप समझिए 1 साल हो गए हैं उस बात को, 1 साल से ऊपर हो गए। अभी तक एनसीएल ने कोई भी कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं की, सिर्फ नापी करवा रहा है एनसीएल। 1 सालों में ये इतना ही कर पाए हैं। तो कायदा तो जो लार एक्ट कहता है कि 1 साल में अगर आपने कोई भी कार्य नहीं किया है तो सेक्शन फिर से ख़त्म होना चाहिए और पुनः सेक्शन 4 लगना चाहिए। तो ये अवैध तो ये भी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर 1 साल तक एनसीएल ने अपने सेक्शन को होल्ड रखा है। आखिर जो हमारा ज़मीन का पैसा दिन पर दिन घटता जा रहा है और फिर एक तरफ ये बोलते हैं हम ज़मीन का ब्याज भी नहीं देंगे, तो हमारा तो ये चारों तरफ से क्षति कर रहे हैं और हमें बार बार ये हवाला देते हैं कि हम राष्ट्रहित की बात करें। तो हमने कल इनसे प्रश्न भी किया कि मान्यवर हमें ये बताएं कि राष्ट्रहित शुरू कहाँ से होता है। राष्ट्रहित जनता हित से शुरू होता है, राष्ट्रहित जनता की सेवाओं से शुरू होता है, जनता के सम्मान से शुरू होता है, जनता की अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं से शुरू होता है। तो आप जनता हित तो कर नहीं रहे हैं और हमसे राष्ट्रहित की अपेक्षा करते हैं। अगर ये राष्ट्रहित में कार्य करते तो 300 रुपया प्रति टन कोयले का पैसा ये क्यों बढ़ा रहे हैं? यह क्या राष्ट्रहित में है? अगर आप कोयले का मूल्य हमारे विस्थापन के नाम पे चारों तरफ खोज रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हम एनटीपीसी से भी डोनेशन भी लेंगे और एडवांस भी लेंगे, तो वो भी पत्र इन्होंने जारी कर दिया होगा। जितने इनके एफएसए होल्डर हैं उनसे ये 1-1 साल का हो सकता है एडवांस पैसा भी ले लिए हों, या किसको पता है। तो यह कंपनी प्राइवेट कंपनी से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से कारपोरेट का काम कर रही है और जो जनता के हितों में उचित नहीं है। लोगों को अभी भी आँख खोल लेना चाहिए। अभी हाल फिलहाल आप देखे थे रिलायंस में कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, तो वह क्या एक दिन की बात नहीं थी, वो कई दिनों का गुबार था लोगों का। 1 डिसमिल का रिलायंस ने 50,000 60,000 ऐसे मुआवजा लोगों का मकान सहित दिया है। अब ये बताइए कि मकान सहित 435 स्क्वायर फीट का लोगों का 25,000 50,000 का मुआवजा बनेगा, तो वो जनता का आक्रोश कहीं ना कहीं तो कंपनियों पर निकलेगा। तो जनता कहाँ गलत है? आप जनता के साथ डकैती कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं जनता के ऊपर। तो जनता को यह स्वयं तय करना पड़ेगा कि एनसीएल से बिना आक्रामक हुए, बिना आंदोलन किए और बिना उनके नीतियों को समझे एनसीएल से कोई नापी न करवाए, और जितनी भी नापी हुई है वह सारी अवैध है। वह अपने तरफ से ये लेटर लिख के दें, तभी इसमें कुछ कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। अन्यथा जिस तरह अभी तक नापी होती रही, अगर जनता आपस में सहमत नहीं जताएगी तो एनसीएल उसका फ़ायदा उठाता रहेगा। कहीं ना कहीं अभी कुछ दिनों से एग्रीमेंट वाले परेशान थे और अभी 4 से 5 दिन हो रहा है सरकारी ज़मीन वाले भी काफ़ी परेशान रहे हैं। उनको लेकर भी मीटिंग में कुछ चर्चाएं हुई हैं। सरकारी ज़मीन को लेकर चर्चाएं, पहले इन्होंने कहा था कि हम भूमि का मुआवजा नहीं देंगे, भवन का मुआवजा जैसे प्राइवेट ज़मीन वालों को मिल रहा है उसी तरीके से मिलेगा, उनको विस्थापन का लाभ भी मिलेगा। लेकिन कल की मीटिंग में वो सीधे मुकर गए। उन्होंने कहा हम सिर्फ भवन का मुआवजा दे सकते हैं, सोलेसियम नहीं देंगे 100%, और उनको विस्थापन का लाभ भी नहीं देंगे। तो यह तो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है ना। जो 30 साल 40 साल से यहाँ पे जो है ज़मीनों पे रह रहा है, और एक तरफ हमने पढ़ा भी था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 20 साल 15 साल से ज़्यादा अगर कोई सरकारी ज़मीन पे रहता है और वहाँ सरकारी कोई योजना नहीं है तो वह ज़मीन का वह मालिक माना जाएगा। तो यह सबसे बड़ी बात है कि हम इतनी चीज़ों को बार बार घुमा घुमा के आपसे बात कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से दुनिया भर की मीटिंग्स हुई, अनगिनत मीटिंग्स हम लोगों के साथ हुई, और उस मीटिंग का जो भी इंडेक्स बना था, मात्र मैंने तो कल उनके ऊपर आरोप भी लगाया कि आपके पास इतनी बड़ी कंपनी है और परमानेंट जो भी विभाग के एम्प्लॉयज़ हैं वो सक्षम हैं, आप उन पर विश्वास न करके और बाहर से एक व्यक्ति को हायर करके हमारे मुआवजे का नुकसान करा रहे हैं। मिस्टर खरे अभी ज्वाइन किए हैं, जब से वो आए हैं मैं एकदम क्लियर आपको बता देना चाहता हूं, उनके आने के बाद हमारे विस्थापन में कुरीतियाँ शुरू हो गई हैं।
अभी तक जो विस्थापन का तरीका चल रहा था उससे कहीं ना कहीं हमारा मंच संतुष्ट कुछ हद तक था, लेकिन अब संतुष्टि किसी को नहीं है। खरे जी के आने के बाद व्यक्तिगत एक एक आदमी का नुकसान किया जा रहा है। कल हमने जब इसका उनसे सवाल किया तो खरे जी हमारे ऊपर बिगड़ गए कि आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। हमने कहा अगर आपको नौकरी करनी थी तो आप भारत में कहीं भी नौकरी कर सकते थे। आप दोबारा एनसीएल में आके भ्रष्टाचार, वो अपने नौकरी के समय में भी दुनिया भर का भ्रष्टाचार किए हैं, कोई नई बात नहीं। इसके पहले मिढ़ौली का मुआवजा उन्हीं की वजह से बिगड़ गया, वार्ड नंबर 10 का मुआवजे में उन्हीं की वजह से विसंगतियां आ गई, आज तक लोग परेशान हैं। आज उसी व्यक्ति को सीएमडी साहब अगुआ बनाकर बैठा दिए, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा क्या है कि खरे साहब अब प्राइवेट आदमी हो गए, उनके माध्यम से ये भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार का शिकार जनता होगी। ये बार बार कह रहे हैं कि हम ये बातें नहीं मानेंगे, वो बातें नहीं मानेंगे। अब सीएमडी के ऊपर खरे साहब बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं सीएमडी अपने को अच्छा मान रहे हैं। तब तो ये बाहर से लोगों को हायर कर रहे हैं, फिर इसमें लीगल की टीम भी इन्होंने इन्वॉल्व किया है। वो करें, लीगल सलाहकार उनके लिए हो सकते हैं, जनता के लिए वो लीगल सलाहकार किस काम के हैं जब जनता की हर बातों को वो अनलीगल कर दे रहे हैं। तो अगर जनता जो भी आज के 40-50 साल पहले इस शहर में बसा था, उस समय सिंगरौली को बसाने में एनसीएल का कोई रोल नहीं था। जनता ने खुद अपना घर बनाया, खुद अपना आसियाँ बनाया, अपनी दुकानों को संजोया, दुकानों से कमाई की, अपने बच्चों को पढ़ाया और यह शहर खूबसूरत बसा जैसे पूरे भारत में शहर बसे हैं। उसमें एनसीएल का क्या रोल है? एनसीएल कंपनी आई, एनसीएल ने जो सीएसआर से थोड़ा मोड़ा पैसा खर्च किया तो वह तो बनारस में भी करते हैं, ग्वालियर में भी करते हैं, शहडोल में भी करते हैं। तो हम भारत के निवासी हैं तो उनका सीएसआर हमारे ऊपर खर्च होगा, लेकिन कोई ऐसा एक्स्ट्रा वर्क मोरवा को एनसीएल ने करके नहीं दिया है कि जिसके एहसान तले आज वो हमें घर से बेघर कर दें। यह बहुत बड़ी बात है और इसको लोगों को समझना पड़ेगा। एनसीएल का कोई एहसान यहाँ की जनता पे नहीं है, बल्कि जनता के सहयोग से एनसीएल के सारे कार्य हो रहे हैं। कल जिस प्रकार से जितने भी सिंगरौली में विस्थापन मंच के लोग थे एकत्रित हुए थे, वहाँ पे भी बहुत सारी बातें हुई थी। अब ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पूरे जो मंच वाले हैं तो अब एकजुटता बनाने में लगे हुए हैं कि अब एक होने का समय आ गया है। क्या ऐसा नहीं? ये सबको महसूस भी हुआ। कल आपस में हम लोग जब बाहर निकले मीटिंग से तो हम लोगों की आपस में चर्चा भी हुई कि इनकी नापी जब तक नहीं रोकी जाएगी ये हमारी कोई बातों को नहीं सुनेंगे। आप देखिए, आप लोग तो हमेशा मीडिया के माध्यम से दिखाते भी रहते हैं, हम लोगों के घर से मात्र 150 मीटर पे खदान आ गई है। किस नियम के तहत ये माइनिंग कर रहे हैं? जबकि ये खुद हम लोग जब मीटिंग्स में जाते हैं तो कहते हैं हमारा 500 मीटर या 300 मीटर का दायरा है। तो पहले ब्लास्टिंग की तीव्रता को ये बढ़ाते जा रहे हैं। कल हमने सीएमडी साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर 2 कार्य करिए, या तो ब्लास्टिंग की तीव्रता को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए ताकि आपको विस्थापन में आसानी हो, सारे घर अपने आप गिर जाएं और बिना पैसा दिए आपको सबको खाली करवा देना पड़े, और या तो फिर ब्लास्टिंग को कम करिए ताकि हम अपने घर में रह सकें। अब इन्होंने कहा अगर यहाँ पे आप 3 साल के अंदर का रहना साबित नहीं कर पाएंगे तो आपके घर का जो भी व्यक्ति, अगर बच्चा वयस्क है और वह बाहर पढ़ रहा है, उसका आधार कार्ड यहाँ का नहीं है तो उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई भाई, बेटा, पिता बाहर नौकरी कर रहा है और यहाँ का वह रहवासी है और नौकरी करने वाले का किसी कारण से आधार कार्ड या ज्वाइनिंग लेटर बाहर स्टेट का या बाहर ज़िले का है तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यह विसंगतियाँ बनाने का इनको अधिकार तो नहीं था, लेकिन यह कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को पकड़ के हमारा छोटा छोटा नुकसान इतना कर रहे हैं कि मैं आपको बता दूं, एक एक परिवार का आज जो नियम बना है इनकी तरफ से मिनिमम 30 से 40 लाख का नुकसान होने जा रहा है। अगर उस नुकसान को 30-40 लाख को हम नहीं रोक पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को अपने जवाब नहीं दे पाएंगे। हम बेघर भी होंगे और पैसा विहीन भी होंगे, और जितना मुआवजा मिलेगा उतने में शायद जितने का लोगों का आशियाना बना है उसका 1/3 हिस्सा भी नहीं बन पाएगा। आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र में भी इस चीज़ों को लोगों को समझना होगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। अब देखना है आगे कि होता क्या है। क्या अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहेंगे चलते चलते, क्या आने वाले समय में जो है क्या आंदोलन होने की उम्मीद है?
देखिए, जब बातों को नहीं रखा जाएगा, बातों को डिनाई किया जाएगा, तो विवश होके मरता क्या ना करता, जनता करेगी क्या। उनके पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब कोई सुनने वाला नहीं है। एनसीएल जिसको यहाँ के लोग अपना माई बाप मानते थे, आज उन्होंने ही अपने बच्चों का तिरस्कार कर दिया। एनसीएल से जो लोग यहाँ के लाभान्वित थे, आज उनके लाभ को पूरी तरह से धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया है। नियम कानून को, छोटे छोटे ठेकेदार मर गए, छोटे छोटे सप्लायर ख़त्म हो गए। आप देखते होंगे रोड, नाली, सड़क, पानी की एनसीएल की सुविधा